नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अब तक की चर्चा में देखा राजस्थान का स्थिति और विस्तार देखा, राजस्थान का नामकरण हमने पढ़ा, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, राजस्थान के नए जिले और नए संभागों के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण, जिसमें हमने राजस्थान को 4 भागों में बांट करके अच्छी तरह से डिटेल से चर्चा की। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का जलवायु प्रदेश, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो अंतिम चरण में है। आज ये जलवायु प्रदेश हम पूरा करने वाले हैं, कल से हम शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक। तो हमने राजस्थान की जलवायु को कई आधारों पर बांटा था, जिसमें हमने देखा ऋतुओं के आधार पर सामान्य वर्गीकरण हमने देखा, और व्यक्तिगत वर्गीकरण में हमने कोपेन महोदय द्वारा दिए गए वर्गीकरण के बारे में पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। यदि आपने वो पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के व्यक्तिगत जलवायु के वर्गीकरण में हम देखेंगे त्रिवार्था का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण देखने वाले हैं, त्रिवार्था का वर्गीकरण देखने। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। तो इस राजस्थान की जलवायु का हम वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें आज हम किसका वर्गीकरण देखेंगे? त्रिवार्था द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। इससे पहले की सारी क्लासें आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम हो रहेगा राजस्थान जियोग्राफी बाय उमेश लाडूना। तो आप ये प्लेलिस्ट सर्च करके उसमें देख सकते हैं पिछली सारी वीडियो को। तो हम आज की चर्चा को शुरू करने वाले त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण। तो त्रिवार्था ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो किया कब था? तो वो किया था 1966 में। कब किया था? तो 1966 में त्रिवार्था महोदय ने राजस्थान के प्रदेश को किसमें बांटा था? जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो कितने भाग दिए इन्होंने? 4 भाग बताए। कितने भाग बताए? 4 भाग बताए। कैसे बताए वो हम सारी चर्चा करने वाले हैं इस राजस्थान के मैप के अंदर। हम राजस्थान के मैप में वो सारे भाग देखेंगे, कितने भाग दिए, इनका आधार क्या रहा। क्योंकि जब वर्गीकरण किया है तो वर्गीकरण का कोई न कोई तो आधार रहेगा। तो इन्होंने देखा एक तो तापमान को, राजस्थान के तापमान को देखा, और दूसरा क्या देखा? वर्षा की मात्रा को। तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया? तो 4 भागों में बांट दिया। इनका जो ये वर्गीकरण था, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया वो कोपेन महोदय द्वारा दिए गए वर्गीकरण का ही संशोधित रूप है। तो इन्होंने अपना वर्गीकरण किसके रूप में दिया? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधित रूप है। संशोधित रूप है। त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है किसका संशोधित रूप है? तो कोपेन महोदय द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण का ही ये क्या है? संशोधित रूप है। इन्होंने बस उनका थोड़े बहुत नाम चेंज किए हैं, बाकी लगभग वो सारी विशेषताएं वही रहेंगी जो हमने किसमें देखी थी? तो कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण में देखी थी। हम देखने वाले इनके नाम क्या क्या है। इन्होंने जो 4 भागों में राजस्थान को बांटा वो किस प्रकार से बांटा, तो उसको हम देखने वाले हैं। इन्होंने राजस्थान को जो 4 भागों में बांटा वो इस प्रकार से बांटा। पहला भाग इस प्रकार से इन्होंने कुछ किया। एक भाग इस प्रकार से किया जिसे अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। हम क्या कहते हैं इन्हें? इसे हम शुष्क प्रदेश कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण में हमने देखा था, किस नाम से देखा था? तो शुष्क प्रदेश के रूप में इसे हमने देखा था। तो ये तो है इनका पहला वर्गीकरण। उसके बाद में दूसरा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जो लगभग अरावली तक के क्षेत्र को क्या करता है? घेरता है। अरावली तक के क्षेत्र को क्या करता है? घेरता है। ये कौन सा है?
तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश ही है। उसके बाद में इन्होंने जो बांटा था वो है ये तीसरा भाग। और ऊपर इस प्रकार से राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में इन्होंने राजस्थान को किसके आधार पर बांटा, जलवायु के आधार पर। किन्होंने बांटा, तो त्रिवार्था महोदय ने राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। अब 4 भागों में जिले कौन कौन से आने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्या पता होगा, मैप के बारे में पता होगा कि हमने जो ये लाइनिंग की है इनमें कौन कौन से जिले आने वाले। देखो जो ये भाग, देखो हम इनके नाम दे देते हैं, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस चौथे जो भाग में कौन से जिले आएंगे, पूर्वी राजस्थान वाले सारे जिले आ जाएंगे। जो हमने राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण में जो पूर्वी मैदानी भाग पूर्वी राजस्थान के बारे में चर्चा की थी, वो सारे के सारे जिले इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो देखो यहाँ से अलवर से प्रारंभ हो जाएगा, अलवर आ जाएगा। अलवर के बाद अलवर से नया जिला बना खेरथल तिजारा। जयपुर, जयपुर से बना कोटपुतली, बहरोड, दुद्दू, दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। करौली से नया जिला बना गंगापुर सिटी, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा जिला बना, तो सवाई माधोपुर आ जाएगा। टोंक इसके अंदर आ जाएगा। इधर अजमेर, अजमेर का कुछ हिस्सा भी, अजमेर भी इसके अंदर आ जाएगा। अजमेर से नया जिला कौन बना, ब्यावर बना। जयपुर से कौन सा जिला बना, दुद्दू बना। तो ये सारे जिले इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। ये सारे जिले इसके अंदर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से, पूर्वी राजस्थान के सारे जिले, पूर्वी राजस्थान के समस्त जिले। जो हमने राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण में पूर्वी राजस्थान में जो जिले पढ़े थे, वो सारे के सारे जिले किस में आ जाएंगे, तो इस चौथे भूभाग में, चौथे वर्गीकरण में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरे वर्गीकरण में कौन से आएंगे। तो देखो हमने जो देखा था हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले, हाड़ौती के चारों जिले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। हाड़ौती के चारों जिले इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। उसके बाद चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल होगा। कौन सा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सारे जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद और कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद यहाँ पे चित्तौड़गढ़। उदयपुर से अलग हुआ जिला सलूम्बर। उदयपुर से कौन सा अलग हुआ, सलूम्बर। यहाँ पे बूंदी, राजसमंद का कुछ हिस्सा आ जाएगा इसमें, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी इसमें शामिल हो जाएगा। शाहपुरा भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो ये जिले किस में आ जाएंगे, इन्होंने तीसरा जो भूभाग, जो तीसरा वर्गीकरण किया। अब देखते हैं इनके नाम। नाम से पहले एक बार मध्य के जिले देख लेते हैं। मध्य से देखने से पहले हम देख लेते हैं पश्चिमी, यह जो क्षेत्र है, पहला जो वर्गीकरण है उसमें कौन कौन से जिले आने वाले हैं, तो उसमें जिले आएंगे। देखो एक तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ जिला जो किससे अलग हुआ है, बीकानेर और गंगानगर से अलग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बीकानेर, बीकानेर के बाद यहाँ पे एक जिला जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जिला आएगा बाड़मेर, बाड़मेर और जोधपुर का फलोदी, जोधपुर का फलोदी। और कुछ जोधपुर का हिस्सा, जोधपुर ग्रामीण का जो हिस्सा है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखने वाले ये कुछ जिले। तो इसके बाद देखो पूर्वी राजस्थान के जिले हमने देख लिए, कौन कौन से देखे थे, अलवर, खेरथल, तिजारा, खेरथल, तिजारा, खेरथल, तिजारा हमने देखा। जयपुर देखा, जयपुर के बाद दुद्दू, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली से जिला अलग हुआ गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद टोंक भी इसमें शामिल हो जाएगा। अजमेर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अजमेर से जिला नया जिला बना कौन सा, ब्यावर, तो ब्यावर भी इसमें शामिल हो जाएगा। जयपुर से अलग बना कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली,
बहरोड जिला, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब इन जिलों के अलावा जो जिले बचेंगे वो किस में शामिल हो जाएंगे, दूसरे वर्गीकरण में। तो हम इसके देखें नाम देखते हैं कौन कौन से है। तो देखो जो नाम दिया इन्होंने पहले का, तो वो क्या नाम दिया था, इन्होंने बताया था शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश इसका नाम दिया BWH। क्या नाम दिया, BWH। बोला क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश इसका नाम दिया। पहला ही वर्गीकरण किस नाम से दिया, तो शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में दिया। दूसरे जलवायु का प्रदेश जो इन्होंने ये भाग दिया, इसका नाम क्या दिया, BSH। कुछ अर्ध शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र है इसका नाम क्या दिया, BSH। इन्होंने इसका शॉर्ट नाम दिया, इसको कहा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। इस त्रिवार्था द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण में ये जो दूसरा जलवायु प्रदेश है जो सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कौन सा, ये BSH। पूछा जा सकता है त्रिवार्था महोदय द्वारा दिए गए जलवायु वर्गीकरण में प्रदेश का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, BSH हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हो जाएगा। किसने दिया, त्रिवार्था महोदय ने। कब दिया, 1966 में दिया। कब दिया, 1966 में। राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश बताए, तो 4 बताए। कितने बताए, 4 बताए। आधार क्या दिया, बेस, किस बेस पर इन्होंने किया, तो एक तो इन्होंने बताया टेम्परेचर, और दूसरा किसको बताया, रेनफॉल को बताया। वर्षा और तापमान की मात्रा के आधार पर इन्होंने राजस्थान का क्या किया, वर्गीकरण किया। किसके लिए, जलवायु के लिए। तो इनका जो वर्गीकरण था किसका रूप है, तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसी का संशोधित रूप है। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। जो तीसरा जो भूभाग है इसके लिए इन्होंने जो नाम दिया वो है AW। कौन सा है, AW। इन्होंने नाम दिया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, AW। AW का मतलब अति आर्द्र उष्ण जलवायु वाला ये प्रदेश है। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है। एरिड विंटर हम कह सकते हैं इसको। अब उसके बाद में हम क्या कहेंगे, देखो एरिड विंटर ड्राई, विंटर ड्राई कहेंगे, शीत शुष्क प्रदेश कहेंगे। उसके बाद आएगा ये, इसका इन्होंने क्या नाम दिया, तो इसका इन्होंने नाम दिया CAW। CA और W इन्होंने नाम दिया। C कैपिटल है, A कैपिटल, W है जो कैसा है, वो स्मॉल लेटर है। कैसा लेटर है, W स्मॉल लेटर है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो आप इसको बता दो CAW। इस प्रकार से नहीं है, सारे बड़े अक्षर नहीं है। C और A तो क्या है, कैपिटल लेटर है, और W कैसा है, स्मॉल लेटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से राजस्थान के 4 जलवायु प्रदेश बताए थे, किन्होंने बताए थे, तो त्रिवार्था महोदय ने बताए थे। अब इनके नाम लिख लेते हैं। जिले हमने देख लिए कौन कौन से जिले हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमने जलवायु भौतिक प्रदेशों को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। हमने जलवायु का सामान्य वर्गीकरण भी देखा, उसमें भी देख लिया। अब हमें तो इतना याद रखना है, अब इस वक्त क्या याद रखना है, कि त्रिवार्था महोदय ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा। उसके बाद जो त्रिवार्था महोदय ने जो नाम दिए वो कौन कौन से हैं, तो एक कौन कौन से नाम है, BWH। पहला ही वर्गीकरण किस नाम से, BWH। मैप में आप देख रहे हो किस तरफ है BWH। देखो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा है, BWH। उसके बाद राजस्थान का जो लगभग मध्य का जो भाग है, उत्तर मध्य का जो भाग है, कौन सा हो जाएगा, जिसे हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, पाली, जालोर, सांचौर, जोधपुर का कुछ हिस्सा आ जाएगा। इसमें सिरोही आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये कौन सा प्रदेश हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, BSH इसका क्या है, नाम है। क्या नाम है इसका, BSH नाम है। कोड नाम इसका क्या है, BSH है। उसके बाद तीसरा जलवायु प्रदेश इन्होंने दिया दक्षिणी पूर्वी भूभाग को। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश हमने देखा, वो सारा ही भूभाग किसके अंदर आएगा,
तो इस तीसरे वर्गीकरण में आएगा, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, अति आर्द्र शीत शुष्क जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र है। इन्होंने जो नाम दिया वो था AW, एरिड विंटर ड्राई। एरिड, एरिड का मतलब उष्ण, विंटर का मतलब सर्दियां, शीत में क्या होगा, शुष्क होगा। तो उष्ण शीत शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, अति आर्द्रता वाला ये जलवायु प्रदेश है। तो ये भी आप देख रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, तो चौथे जलवायु वर्गीकरण में जो लगभग पूर्वी राजस्थान का जो भूभाग है वो किस में आएगा, तो चौथे जलवायु वर्गीकरण में, जिसका नाम क्या है, CAW। क्या नाम है इसका, CAW। तो इस प्रकार से हमने इनका नाम देखे, आपने ये मैप बना लिया होगा। आशा करता हूँ आपने मेरे साथ साथ ये मैप बना लिया होगा और इनके ये नाम भी लिख लिए होंगे, इनके ये नाम भी लिख लिया होगा। मैंने रेक्टेंगल में इनके नाम ड्रॉ किए, देखो आप BWH, दूसरा कौन सा BSH, तीसरा कौन तो AW, चौथा कौन CAW। ये नाम भी आपने लिख लिए होंगे, ये सारी डिटेल आपने अपनी नोटबुक में छाप ली होगी। एज इट इज इसको छाप लो, वरना इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। अब हम देख लेते हैं इनके नाम क्या, ये आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज करके अब यहाँ पे हम देखते हैं इनके नाम, इसके वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा, वो नाम देख लेते हैं। तो कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन से में बांटा, तो देखो BWH, दूसरा कौन सा है BSH, तीसरा कौन सा है तो AW, और चौथा कौन सा है CAW। तो इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। किसने बांटा, त्रिवार्था महोदय ने बांट दिया। ये हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा देख ली है। जिले भी आप देख रहे हो, मैप आपने बना लिया होगा, साथ साथ मैप बनाते चलो। क्यों, क्योंकि मैप इज इक्वल टू जियोग्राफी, जियोग्राफी इज इक्वल टू मैप। मैप है तो जियोग्राफी है, मैप नहीं तो जियोग्राफी नहीं। यदि आपको मैप याद है, जियोग्राफी याद हो जाएगी। मैप याद नहीं तो जियोग्राफी याद नहीं होगी। इसलिए अच्छी तरह से अपनी मैपिंग को तैयार करो। मैप आपको बनाने आने चाहिए, उन मैप आपको फिल करने आने चाहिए, चाहे वो भारत का मैप हो, चाहे विश्व का मैप हो, चाहे राजस्थान का मैप हो, या किसी भी स्टेट जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी जियोग्राफी की आप तैयारी कर रहे हो, आपको मैप तो याद होना ही चाहिए। आपको जिला दर्शन हम जब प्रारंभ करेंगे तो हम प्रत्येक जिलों का मैप बनाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से आपको कम से कम हाथ से मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि यदि आप RS मेन का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यदि उसके अंदर आप, तो इस प्रकार से यदि कोई जलवायु वर्गीकरण के बारे में पूछ लिया, तो आपको आप जो जलवायु वर्गीकरण मेंशन करने वाले हो, तो डायरेक्ट इस प्रकार से लिखने की बजाय यदि आप उसको मैप में ड्रॉ करोगे, मैप मेंशन करके ड्रॉ करोगे, तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। कॉपी देखने में सुंदर लगेगी आपकी, जब सुंदर लगेगी तभी तो जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी चेक करेगा ना। तो इसी प्रकार से है, आपको मैप आने ही चाहिए। मैप आएगा, मैप के जिलों आपको पता होंगे, जियोग्राफी समझ में आ जाएगी, वरना जियोग्राफी समझ में नहीं आएगी। अभी तो हमारा अफवाह तंत्र का टॉपिक चलने वाला है, जिसमें तो मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। जिले, कौन सी नदी कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, सब आपको यदि जिले याद है तो ही वो समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। वरना आपको उनको जो जिलों के जो सीरीज जो है वो आपको याद नहीं हो पाएगी। जिलों के जो क्रम संख्या है, क्रम के हिसाब, क्रमानुसार जो जिलों के नाम है याद नहीं हो पाएंगे। यदि आपको मैप याद नहीं है तो मैप तो याद करना पड़ेगा। आपका तो मैप दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। बात आ जाए राजस्थान की, तो आपके दिमाग में मैप छप जाना चाहिए। हाँ भी ये राजस्थान का मैप है, कौन, अब पूछो आप कौन सा पूछ रहे हो, मैं फटाक से उसका जवाब दे दूंगा। अरे राजस्थान का ही क्यों, आपको तो भारत का मैप, विश्व का मैप याद होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी RS की कर रहे हो, RS की तैयारी करे हो, जिसमें विश्व भूगोल का भी सेशन है। तो विश्व भूगोल के लिए आपको तो विश्व का मैप याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका में ये चीजें हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये देश यहाँ यहाँ स्थित है, यहाँ पे ये स्थित है, कौन सी पहाड़ी, कौन सी झील, कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है, आपको पता होना चाहिए। आपको मरुस्थलों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा मरुस्थल कौन से देश, राष्ट्र और महाद्वीप में स्थित है। द्वीपों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जल संधियों के बारे में आपको तभी पता होगा जब आपको मैप पता होगा। विश्व का मैप आपके दिमाग में बिल्कुल एजेड छप जाना चाहिए, सभी की सभी जल संधियां, क्योंकि जलमार्ग का जो टॉपिक है जल संधियां उसमें पढ़नी ही पड़ती। जलमार्ग तभी समझ में आते हैं
जल मार्ग का मतलब ये जल मार्ग कहाँ से निकलेंगी, वो जल संधियों से तो निकल रही होंगी, कोई न कोई जल मार्ग है, क्योंकि शॉर्टकट जब निकलेंगे तो जल संधियां तो बतानी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। यदि पूछ लिया विश्व का सबसे बड़ा जल मार्ग कौन सा, तो आप जल मार्ग के बारे में बता रहे हो, तो आपको बीच में नहरों के बारे में बताना पड़ेगा, स्वेज नहर के बारे में बताना पड़ेगा। तो जब आप ये नहरें बताओगे तो आपके साथ उनके साथ आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये जल संधियां हैं, ये लाल सागर को काला सागर से जोड़ रही है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। तो कौन कौन सी नदियां हैं जल संधियां, वो भी आपको पता तो तब होगी जब आपको मैप याद है। यदि आपको मैप याद है तो आपकी हिस्ट्री भी अच्छी तैयार होगी, कल्चर अच्छा तैयार होगा, क्योंकि उसमें कल्चर में तो सीधा डायरेक्ट बताया जाता है कि हाड़ौती प्रदेश में ये है, हाड़ौती प्रदेश में ये, गोडवाड़ प्रदेश में ये है। तो ये तो मैप याद होगा तभी आप बता पाओगे। अब चलते हैं हम आगे। हम अब देखेंगे थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थर्नवेट महोदय ने जिस प्रकार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया उसके बाद अब हम शुरू करेंगे थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। हमने देखा ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण, अब हम देखने वाले हैं थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु के टॉपिक में आज हमारी अंतिम चर्चा होगी, जलवायु के सेशन पर आज हमारी अंतिम चर्चा होगी। हम कल से नया टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कल हम कौन सा टॉपिक प्रारंभ करें। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने एग्जाम की दृष्टि से आप बता सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हम कमेंट को एनालाइज करके देखेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को उठाना जरूरी है, वरना यदि आप नहीं बताओगे तो हम अपनी तरफ से तो प्रारंभ करने ही वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, इस प्रकार से थर्नवेट महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। हम देखेंगे इसको मैप के साथ साथ देखते हुए चलेंगे, आप भी साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलना, लिखते हुए चलना। हम देखेंगे कि इन्होंने जलवायु किया कब, तो इन्होंने जो अपना जलवायु दिया सबसे पहले कब वर्गीकरण किया था, 1933 में। इन्होंने कब किया था, 1933 में इन्होंने क्या किया था, अपने जलवायु का वर्गीकरण दिया था, अपना वर्गीकरण दिया था, विश्व के सापेक्ष इन्होंने दिया था, जिसमें हम राजस्थान के साथ उन स्थितियों को मिलाते हुए देखते हैं कि राजस्थान को इन्होंने कितने भागों में बांटा। इन्होंने इस जलवायु का संशोधन किया, इस वर्गीकरण का क्या किया, संशोधन किया। कब किया, 1948 में इन्होंने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। और आधार क्या बताए जलवायु वर्गीकरण के, इन्होंने आधार बताया, एक तो वर्षण प्रभाविता। वर्षण प्रभाविता, वर्षण प्रभाविता का मतलब है कि वर्षा से क्या क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ते हैं, जलवायु में क्या प्रभाव पड़ते हैं, मौसम में क्या प्रभाव पड़ते हैं, तापमान आर्द्रता में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके आधार पर दूसरा इन्होंने क्या बताया था, तो तापीय दक्षता। तापीय दक्षता को आप मोटा मोटा समझ सकते हैं तापमान के साथ, कि तापमान के आधार पर इन्होंने राजस्थान का क्या किया, जलवायु वर्गीकरण किया। और तीसरा किया वर्षा की, वर्षा का मौसमी वितरण, मौसमी वितरण। तो वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इन्होंने क्या किया, जलवायु का वर्गीकरण किया। राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में। कितने भाग बताए इन्होंने, 4 भाग बताए। 4 भाग बताए, कैसे बताए, हम इनको मैप में भी देखेंगे। हम इसको मैप में भी देखने वाले हैं किस प्रकार से इन्होंने 4 भाग बताए। हम इसको मैप में भी देखेंगे, इन्होंने मैप में किस प्रकार से 4 भाग बताए। तो देखिए हम देखते हैं इसको, एक तो ये भाग, दूसरा कुछ इस प्रकार से दूसरा भाग इन्होंने दिया, तीसरा भाग कुछ इस प्रकार से हो गया, और चौथा ये। तो आप इसको लाइनिंग के हिसाब से मैप में समझ सकते हो कि कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल होने वाला है। तो तीसरा जो वर्गीकरण जलवायु प्रदेश इनका था, वो सबसे बड़ा था। इनके वर्गीकरण में कैसा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। नाम क्या क्या दिए, तो नाम दिया, देखो इस पहले ये देखेंगे इसको, 1 नंबर इसमें देखेंगे, 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 1 नंबर का इन्होंने जो नाम दिया था, वो दिया था नाम DAEAW। क्या नाम दिया था, EA-W। एक दूसरा जो इन्होंने दिया था वो दिया था DB-W।
तीसरा बताया था DA-W, और चौथा जो इन्होंने बताया था वो बताया था CAW। चौथा कौन सा बताया था? CA-W। आप पूछ रहे होंगे ये इनका मतलब क्या है, तो मतलब में देख लो, ये जो तीन जो नाम है C, D और E, C, D और E। C का मतलब है 80 से 100 सेमी वर्षा वाला प्रदेश। 80 से कौन सा प्रदेश? 80 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाला प्रदेश। डी का आ जाएगा 25 से 80 सेमी वार्षिक वर्षा वाला प्रदेश। 25 से 80 सेमी वार्षिक वर्षा वाले जो प्रदेश है उनके लिए हम किस अल्फाबेट का प्रयोग करने वाले हैं? डी। कौन से डी का? कैपिटल डी का। ये तीनों अक्षर कैसे होंगे? कैपिटल होंगे। ई में आ जाएगा 0 से 25 सेमी वार्षिक औसत वर्षा वाला प्रदेश। तो अब देखो, ये जो पहला ही प्रदेश हमने देखा पश्चिमी राजस्थान वाला हिस्सा, तो ये कैसा है? तो इसमें 0 से 25 सेमी तक वर्षा होती है, इसलिए हम इसको किस में बांटेंगे? ए डेश। ए डेश का मतलब क्या हुआ? ए डेश का जो मतलब है वो है उच्च तापमान, उच्च तापमान। और बी डेश का मतलब क्या हो जाएगा? तो मध्य तापमान, मध्य तापमान। उच्च तापमान और मध्य तापमान ए डेश बी डेश, इस प्रकार से हमें ए डेश और बी डेश के यूज करेंगे। फिर जो बात आती है डब्ल्यू, और इसके साथ एक शब्द और यूज में लिया इन्होंने, कौन सा लिया? डी। डब्ल्यू और डी के बारे में बताया। तो डब्ल्यू का तो इन्होंने बताया विंटर ड्राई, शीत शुष्क प्रदेश, शीत शुष्क प्रदेश, जहाँ सर्दियां कैसी हो? आर्द्रता की दृष्टि से शुष्क हो। और डी का मतलब है सभी मौसमों में न्यून वर्षा, सभी मौसम में न्यून वर्षा, तो सभी मौसमों में कम वर्षा हो। तो यहाँ पे सर्दियों में तो वर्षा होती नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पे वर्षा होती है? तो होती नहीं है। न्यून क्यों होगी? होती नहीं है। दूसरी बात, और जब न्यून वर्षा की बात आती है तो सभी मौसमों में, जब हमारे यहाँ पे मानसून का मौसम आता है तो भरपूर बारिश भी होती है, बाड़मेर में भी बाढ़ आ जाती है, बाड़मेर में बाढ़ आती है, माउंट आबू में तो बहुत वर्षा होती है, झालावाड़, कोटा, ये जो कोटा संभाग है यहाँ पे भी वर्षा होती है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है, उत्तरी राजस्थान में भी वर्षा होती है। तो हम क्यों कहें कि यहाँ पे न्यून, सभी मौसमों में न्यून वर्षा होती है, तो सर्दियों में तो होती नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे वर्षा होगी? तो इस प्रदेश को हम यूज में नहीं लेने वाले। डी के राजस्थान के सापेक्ष डी सही बैठता है, तो इनका प्रयोग करेंगे। अब देखो इनके नाम क्या हो जाएंगे। ये तो है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। ये हो जाएगा मध्य तापीय, मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। DAW का मतलब हो जाएगा उच्च तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। CAW का हो जाएगा आर्द्र या उष्ण, आर्द्र, उष्ण आर्द्र जलवायु। इसका नाम क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र। हम इसे कह सकते हैं उपार्द्र, उपार्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से थर्नवेट महोदय ने राजस्थान के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा राजस्थान को? जलवायु के आधार, जलवायु की दृष्टि से 4 भागों में इनका वर्गीकरण किया, जिनके भाग हम देख लिए। कब किया? तो 1933 में किया। संशोधन कब किया? 1948 में किया। आधार क्या क्या बताया इसके लिए? वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता और वर्षा का मौसमी वितरण। पूछा जा सकता है कि थर्नवेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया उसके लिए कौन सा आधार प्रयुक्त नहीं किया? तो देखो इसमें पूछा, इसमें इन तीनों के अलावा कोई एक और इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है जो बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा। कौन कौन से बांटा? EAW, DBW, DAW, CAW। इन अल्फाबेट का, इन कोडवर्ड का आपको पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया। तो आप देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपने ये जानकारी लिख ली तो बहुत अच्छा है, वरना आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो क्या है, हमारा जलवायु का वर्गीकरण यहाँ पे पूरा होता है। हम इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जलवायु से संबंधित तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ही आज हमारा ये
टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है, वरना इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। हम शुरू करते हैं अब आगे। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं। राजस्थान के सापेक्ष देखेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी हम देख रहे हैं तो राजस्थान के बारे में ही देखने वाले हैं। तो नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलना। ये जो तथ्य है महत्वपूर्ण तथ्य है, समझने वाली बात नहीं है, लिखने वाली बातें हैं, तो लिखते हुए चलना। क्या लिखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो सबसे गर्म जिला कौन है, सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला कौन हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। और सबसे गर्म स्थान की बात करेंगे तो सबसे गर्म स्थान, साथ साथ लिखते चलना, सबसे गर्म स्थान हो जाएगा फलोदी, जो वर्तमान में क्या बन चुका है, नया जिला बन चुका है। अब यदि सबसे गर्म जिला पूछा जाए नए जिलों के हिसाब से तो कौन हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। अब बात करें सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला भी कौन होगा, चूरू होगा। बात करें सबसे ठंडे स्थान की, सबसे ठंडा स्थान कौन होगा, माउंट आबू। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि माउंट आबू देखो क्या है, ये जो पर्वत है ऊंचा है, क्या है, कैसा है, ऊंचा पर्वत है, ऊंचे पर्वत पर स्थित है। तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता है, तापमान कैसा है, घटता जाता है। अब बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, सर्वाधिक वर्षा। सर तो सर्वाधिक वर्षा के संबंध में जितने भी टॉपिक जो तथ्य बनते हैं उनको देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा में जिला पूछेंगे तो कौन हो जाएगा, झालावाड़, झालावाड़। संभाग पूछें तो, संभाग पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग, कोटा संभाग। स्थान पूछें तो माउंट आबू, कौन हो जाएगा, माउंट आबू। अब बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला महीना पूछे तो, माह पूछे महीना, तो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा हो जाएगा, जुलाई अगस्त हो जाएगा। जुलाई अगस्त महीना हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला महीना। कौन सा होगा, तो जुलाई अगस्त। स्थान कौन सा होगा, माउंट आबू। संभाग कौन सा, कोटा। जिला कौन सा, झालावाड़। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम देखने वाले सबसे कम वर्षा वाले जो फैक्ट है, सबसे कम वर्षा। तो सबसे कम वर्षा से संबंधित ये सारे फैक्ट देखेंगे। जिला कौन सा हो जाएगा, जिला जैसलमेर। संभाग कौन सा हो जाएगा, तो संभाग जोधपुर। उसके बाद यदि स्थान पूछेंगे तो यही जैसलमेर हो जाएगा। बात गई महीने की, महीना। तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो कौन से महीने में होती है, अप्रैल माह में होती है। कौन से माह में, अप्रैल माह में। ये तो हो गई बातें किसके लिए, ये राजस्थान से कुछ या मैंने जो देखे। अब देखते हैं आर्द्रता के बारे में। ये आपने लिख लिए होंगे साथ साथ, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। अब देखते हैं आर्द्रता से संबंधित। तो सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता, तो आर्द्रता से संबंधित देखेंगे। सर्वाधिक आर्द्रता जिले की पूछे तो जिला कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वही वहीं क्या होगी, सर्वाधिक आर्द्रता होगी, झालावाड़। संभाग पूछेंगे तो संभाग में वही संभाग, कोटा संभाग। बात करें माह, महीना, सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा हो जाएगा, तो महीना कौन सा होगा, यही अगस्त माह, जहाँ सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। अब बात करें सबसे कम आर्द्रता, सबसे कम आर्द्रता, बात वही करेंगे जिले की, तो कौन हो जाएगा, जैसलमेर। जहाँ सबसे कम वर्षा वहीं सबसे कम आर्द्रता। बात करें सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग तो कौन हो जाएगा, वही जोधपुर संभाग।
बात करें महीने की, जो कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा हो जाएगा, जब सबसे कम वर्षा होती है अप्रैल माह में हो जाएगी, सबसे कम आर्द्रता पाई जाती है राजस्थान में। तो ये राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। औसत वार्षिक वर्षा, तो राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो होती है 57.5 सेमी औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसमें यदि सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कहाँ पे होती है, झालावाड़ में। झालावाड़ में कितनी होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, झालावाड़ में लगभग 100 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद में देखेंगे यदि हम राजस्थान में वर्षा के दिन, वर्षा के दिन, तो वर्षा के दिनों की बात करें, यदि औसत औसत वर्षा की बात करें, औसत देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 दिन। कितने दिन, 29 दिन। राजस्थान में जो औसत वर्षा के जो दिन है कितने दिन है, 29 दिन है। इसमें यदि सर्वाधिक बात करेंगे तो किसके हो जाएगा, झालावाड़ का। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, कितने दिनों तक होती है, लगभग 40 दिन। उसके बाद दूसरा स्थान देखेंगे तो किसका आएगा, बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा में लगभग 38 दिन तक क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम की दृष्टि से इनको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, इनके स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। अब देखने वाले कुछ और तथ्य जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये आपने लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम देखते हैं आगे। कुछ और जो तथ्य बच गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं आंधियों की। तो राजस्थान में आंधियां चलती है, तो सर्वाधिक आंधियां कहाँ पे चलती है, सर्वाधिक आंधियां। पहली बात तो ये आंधियां होती क्या है, तो होती है देखो तेज हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कण। जब तेज हवाओं के साथ धूल मिट्टी के कण आते हैं उसे क्या कहते हैं, आंधियां कहते हैं। आंधी क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हवाएं आती है जिनके साथ धूल मिट्टी के कण है, तो चारों तरफ दिखना बंद हो जाता है, दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि आंधी आ गई। क्या आ गई, आंधी आ गई। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है, श्री गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले में चलती है। कितने दिन चलती है, तो पूरे साल में लगभग 27 दिन तक यहाँ पे क्या चलती है, आंधियां चलती है। ये जो आंधियां हैं राजस्थान में, जो पूर्व पश्चिमी राजस्थान के तापमान कम करने का कार्य करती है। क्या करती है, हमें गर्मियों से राहत पैदा करती है। जो तापमान जो ज्यादा होता है उस बढ़ते हुए तापमान से क्या हमें देती है, राहत प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, राहत प्रदान करती है। कौन, ये आंधियां। उसके बाद यदि कुछ और देखे, हमने लगभग इनके सारे के बारे में चर्चा कर ली है। तो अब बात करें सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जहां तापमान ज्यादा होगा, तो तापमान ज्यादा कहाँ, जैसलमेर में। वाष्पोत्सर्जन भी कहाँ होगा, जैसलमेर में होगा। तो इस प्रकार से हमने बात की है जलवायु के बारे में। कैसी लगी ये क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक कंटेंट को पहुंचा देना। तो आज यहीं पर हमारा जलवायु का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम अगले सेशन, अगली क्लास में हम देखेंगे नया टॉपिक के बारे में। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम उसी टॉपिक को प्रारंभ कर देंगे, वरना हम अपनी तरफ से नया टॉपिक कल लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे द्रोणा पीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।